हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कादरी कोचिंग क्लासेस। मैं आज कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से साबिर अली आपको क्लास 11th के केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताएंगे। क्लास 11th का केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये हम समझेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। देखिए केमिस्ट्री कहते किसे हैं, डेफिनेशन क्या होती है केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री क्या होता है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट में जो केमिस्ट्री की डेफिनेशन होती है वो है केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच, मैं राइट कर दे रहा हूँ, आप भी राइट कर लीजिए। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the composition and properties of substance. Chemistry is the branch of science in which we study about the composition and properties of substance. केमिस्ट्री साइंस का एक ऐसा ब्रांच होता है जिनमें हम किसी भी सब्सटेंस के कंपोजिशन को, उसकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज को या उनमें होने वाले डिफरेंट टाइप के चेंजिंग को स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द composition, property of substance and changing of substance। ये गाइस केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। अब ये तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट की केमिस्ट्री थी, अगर हमें अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट की केमिस्ट्री को समझना होगा उसके लिए एक अलग डेफिनेशन थी, उसको भी आप देख लीजिए या राइट कर लीजिए। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी या वी लिंक बिटवीन फिजिकल एंड लाइफ प्रोसेस। राइट कर लीजिए, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच लिंक्स बिटवीन फिजिकल साइंसेस एंड लाइफ प्रोसेस। गाइस होता क्या है, कैसे हम किसी भी केमिस्ट्री के थ्रू लाइफ प्रोसेस और फिजिकल साइंसेस दोनों के बीच में कैसे हम रिलेशन दिखाते हैं। फिजिकल साइंस और लाइफ प्रोसेस दोनों के बीच में क्या बताना रहता है गाइज, दोनों के बीच में रिलेशन रहता है, दोनों को रिलेशन किया जाता है। कैसे किसी भी फिजिकल साइंस या लाइफ प्रोसेस के बीच में रिलेशन फाइंड होते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है, मान लीजिए कि दे दिया जाए अगर चेयर, फूड, ये सब दिए जाए, ये है क्या फिजिकल साइंस के थ्रू आते हैं, ये सब फिजिकल साइंस इनके थ्रू आते हैं। अब ये बने किससे होते हैं, फिजिकल साइंस के थ्रू ये आते हैं। अब ये बने होते हैं किससे, सॉरी चेयर बना होता है वुड से, वुड बने होते हैं टिश्यू से, टिश्यू बना होता है सेल से, और सेल बने होते हैं एटम से, सॉरी सेल बने होते हैं मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स बने होते हैं एटम से। ये मिल जाता है फिजिकल साइंस में और ये मिल जाते हैं बॉटनी में, और लास्ट वाले जो मिलते हैं ये होता है केमिस्ट्री। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोजिशन एंड चेंज ऑफ सब्सटेंस और प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। गाइस या तो ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन अगर हमें समझनी है तो आगे देखिए, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच लिंक्स बिटवीन लाइफ साइंसेस, बिटवीन फिजिकल साइंसेस एंड लाइफ प्रोसेस। मैं इसको राइट कर दे रहा हूं, आप देखिए इसको राइट कर दे रहा हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए आप, फिर से देखिए मैं ये इस डिफिनेशन को राइट कर दे रहा हूं।
इसको इरेज करके मैं राइट करता हूं, देखिए आप, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which links between physical sciences and life process, physical science and life process। अभी आपको बताए कि केमिस्ट्री जो है ये फिजिकल साइंस और लाइफ प्रोसेस दोनों के बीच में रिलेशन को बताता है कि इनमें क्या रिलेशन है, दोनों में लिंक क्या है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। डिस्क्राइब कर कैसे रहा है, हमें यही समझ लेना है कि केमिस्ट्री जो है ये फिजिकल साइंस और लाइफ प्रोसेस दोनों के बीच में कैसा रिलेशन बता रहा है। सो गाइस, आइए इसको समझ लेते हैं कि कैसे दोनों के बीच में रिलेशन ये फाइंड कर लेता है। देखेंगे कैसे करता है ये। आपको बता दिया गया कि चेयर दिया गया, चेयर किससे बने होते हैं, वुड से बने होते हैं। वुड किससे बने होते हैं, टिश्यू से बने होते हैं। टिश्यू किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। सेल बना होता है मॉलिक्यूल से और मॉलिक्यूल बने होते हैं एटम से। तो जो ये दोनों दिखाई दे रहे हैं ये हैं क्या, फिजिकल साइंस वाले हैं। ये फिजिकल साइंस है और ये है बॉटनी। और जिनमें मॉलिक्यूल या एटम दिया गया है ये किसमें आता है, ये आता है केमिस्ट्री में। आप देख रहे हैं कि जो केमिस्ट्री है ये फिजिकल साइंस और लाइफ प्रोसेस दोनों के बीच में क्या फाइंड कर रहा है, रिलेशन फाइंड कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। मतलब चेयर बनेंगे वुड से, अब वुड जो बना है ये टिश्यू और सेल से बने हैं, दोनों बॉटनी में आते हैं। तो केमिस्ट्री लाइफ साइंस और लाइफ प्रोसेस या फिजिकल साइंस और लाइफ प्रोसेस दोनों के बीच में रिलेशन को फाइंड करता है। गाइस, इतना समझ में आ गया है। आइए आगे समझते हैं कि ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री क्या है, कैसे हम केमिस्ट्री का की हिस्ट्री क्या होती है, कहाँ से केमिस्ट्री डेवलप हुआ। केमिस्ट्री डेवलप कहाँ से हुआ पहले यही समझ लीजिए। केमिस्ट्री जो वर्ड लिया गया है ये जर्मन का एक वर्ड है कीमिया, जिसका मतलब ही ब्लैक सॉइल होता है, काली मिट्टी। केमिस्ट्री जर्मन का वर्ड कीमिया, कीमिया से लिया गया है, जिनका मीनिंग इसकी होती है ब्लैक सॉइल, मतलब काली मिट्टी। काली मिट्टी से ये लिया गया है, इसकी उत्पत्ति इसी से हुई है। कई सबसे पहले जो इसमें साइंटिस्ट थे अरस्तु एंड प्लेटो, दोनों ने कुछ एलिमेंट दिया था, उनके कॉन्सेप्ट में वो एलिमेंट ही था। 4 एलिमेंट लेकर के या 5 एलिमेंट लेकर के ये दोनों को कंबाइन किए थे और केमिस्ट्री को एक्सप्लेन किए थे। नियर अबाउट 3000 ईयर्स पहले, 3000 साल पहले कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट प्लूटो और अरस्तु ने किया था, जिन्होंने केमिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन किया था। ये अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर, इस 4 एलिमेंट को लेकर के केमिस्ट्री के बारे में कुछ एक्सप्लेन किए थे कि केमिस्ट्री होती क्या है। आइए देख लेते हैं क्या है केमिस्ट्री। नियर अबाउट 3000 साल पहले, 3000 ईयर्स एगो, प्लूटो एंड अरस्तु बोथ साइंटिस्ट आर एक्सप्लेन्ड सम कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या ब्रीफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। 4 एलिमेंट लिए थे। कौन कौन से लिए थे? एक था अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। वो बताया कि जो मैटर होता है ये मैटर इन्हीं 4 पार्टिकल से या 4 एलिमेंट से कंबाइन होकर के बने हुए हैं। 4 ही एलिमेंट, ये पहले उनके कॉन्सेप्ट में ये एलिमेंट था, वो समझ रहे थे कि दीज आर एलिमेंट्स, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। इस एलिमेंट से कुछ मैटर क्रिएट हुए हैं। अब इनके समझ के अकॉर्डिंग यही था। बाद में साइंटिस्टों ने अपना अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया और कैसा कैसा एक्सपेरिमेंट किया
कई सारे साइंटिस्टों ने अपना अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके केमिस्ट्री को अच्छे से डिफाइन किया था, अच्छे से डिस्क्राइब किया था। आइए हम समझते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है। हेडिंग करेंगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांच केमिस्ट्री की ब्रांच कितनी होती है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की ब्रांच वैसे सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ केमिकल प्रिंसिपल एंड देयर एप्लीकेशन केमिस्ट्री इज क्लासिफाइड इनटू टू ब्रांच। सबसे पहले किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके प्रिंसिपल और उसके हाइपोथेसिस को लेकर के टू पार्ट में केमिस्ट्री को डिवाइड कर दिया गया है। पहला है थ्योरेटिकल, दूसरा है अप्लाइड केमिस्ट्री। फर्स्ट है थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, दूसरा है अप्लाइड केमिस्ट्री। पहला है थ्योरेटिकल केमिस्ट्री और सेकंड है अप्लाइड केमिस्ट्री। थ्योरेटिकल केमिस्ट्री क्या होता है, अप्लाइड केमिस्ट्री क्या होता है, हम यही समझेंगे। थ्योरेटिकल केमिस्ट्री क्या होता है? थ्योरेटिकल केमिस्ट्री क्या है? इस केमिस्ट्री में हम किसी भी सब्सटेंस के में दिए हुए उसके हाइपोथेसिस को, उसके प्रिंसिपल को समझते हैं। और जो अप्लाइड केमिस्ट्री होता है इनमें उसके प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशन को समझते हैं। इनमें सब्सटेंस के दिए हुए हाइपोथेसिस को समझते हैं, उसके प्रिंसिपल को, और इनमें उसके एप्लीकेशन को समझते हैं। और दूसरा जो दिया गया है वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, या लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ केमिकल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। सो गाइस देखिए, देयर आर 4 मेजर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के मुख्यतः 4 ब्रांच होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड एनालिटिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड एनालिटिक केमिस्ट्री। सबसे पहला क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ही ऑर्गन से होता है। ऑर्गन का मतलब लिविंग बीइंग्स होते हैं, मतलब जो जीवित कुछ प्राणी होते हैं उनके बारे में कहा गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, या अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the branch of chemistry, it's the branch of chemistry in which we study about the organic compound. We study about the organic compound. Organic chemistry is the branch of chemistry in which we study about the organic compound. We study about the carbon and its compound. We study about the carbon and hydrocarbon, about the living beings. कई सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच होता है जिनमें हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं, कार्बन या उसके कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं, या ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कार्बन या उसके कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। अगला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको पता है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है यार, इसका एंटोनिम्स दिया गया है, मतलब इसका अपोजिट। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है ये कार्बन को छोड़ करके जितने भी कंपाउंड एलिमेंट मिलेंगे सबके बारे में स्टडी करना होता है। इसकी डिफिनेशन देख लेंगे आप। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द अदर एलिमेंट एक्सेप्ट ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन या इसके अलावा जितने भी एलिमेंट मिलेंगे उनके बारे में जो स्टडी हम करेंगे वो किस में आ जाएगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इनके बारे में हम
कार्बन को छोड़ करके, मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़कर बाकी जितने भी कंपाउंड मिलेंगे वो सारे कंपाउंड किस में आएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। अगला है फिजिकल केमिस्ट्री। इनमें हम किसी भी कंपाउंड के दिए हुए लॉज को, उसके हाइपोथेसिस को, उसके प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं। मतलब दिए हुए कंपाउंड में लॉ को, जो मैथमेटिकल लॉ होता है उसको स्टडी करते हैं, हाइपोथेसिस बताते हैं और इनमें जो एप्लीकेशन होते हैं उसको बताया जाता है। इनमें जितने भी लॉज होते हैं केमिस्ट्री के वो हम पढ़ते हैं। लास्ट वाला है एनालिटिक केमिस्ट्री। इसमें इस केमिस्ट्री में हम उस किसी भी दिए हुए कंपाउंड के क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव के बारे में पढ़ते हैं, कितनी क्वांटिटी में दिया गया है उन सब में स्टडी करते हैं। इनकी डेफिनेशन हम देखेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द लॉज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। एनालिटिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ गिवन सब्सटेंस। ये 4 ब्रांच में इसको डिवाइड कर दिया गया है गाइस। हम आगे आगे समझते हैं कि केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस क्या है हमारे डेली लाइफ में। केमिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंस होते हैं, कई फील्ड में हम केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसका देखेंगे एग्रीकल्चर फील्ड। इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर में आप जानते हैं तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर फील्ड में हम देखते हैं यूरिया का यूज़ करते हैं। ये पहला इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले क्या है, एग्रीकल्चरल फील्ड। एग्रीकल्चर में क्या होता है, इनमें हम यूज करते हैं यूरिया भी केमिस्ट्री, पोटेशियम सल्फेट, K2SO4, DDT, ये सब कीटनाशक के रूप में यूज किया जाता है, और गैलेक्सिन, ये सब एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। अगला आप पढ़ेंगे इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल एरिया में इसका यूज क्या है, इंडस्ट्रियल फील्ड में इसका यूज क्या होता है। तो इंडस्ट्री में देखते हैं आप सब बनता है रेयान, टेफ्लॉन और पॉलीथीन, जितने भी सब्सटेंस बनते हैं वो सब किन में बनते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में बनते हैं। मेडिसिन में चलेंगे आप तो बुखार की दवा हो गई पैरासीटामॉल या चिकन पॉक्स, एंटीपायरेटिक, एंटी मलेरिया, ये सब कई सारे मेडिसिन में यूज होते हैं। और मेडिकल साइंस में चलेंगे, मेडिसिन फील्ड में अगर आप मेडिकल साइंस में चलेंगे तो मेडिकल साइंस में अगर चलेंगे तो एक्सरे का यूज किया जाता है। मेडिकल साइंस में एक्सरे होता है, डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं, MRI होता है, CT स्कैन होते हैं, सब केमिस्ट्री में आता है। और अगर हम डेली यूज़ की बात करें तो जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, फाइबर होते हैं, पॉलीथीन होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, सब हमें डेली यूज़ में आते हैं। अब आइए अब पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री का जो पहला पॉइंट है, सब रिवाइज है, सब 11th में आप पढ़ चुके हैं, बस मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आइए बेसिक कॉन्सेप्ट में हम समझते हैं। जो केमिस्ट्री का पहला पॉइंट है वो है मैटर। केमिस्ट्री कैसे मिली, कैसे बना केमिस्ट्री, हमें ये सब समझना है। सब समझने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हेडिंग करेंगे मैटर की। मैटर क्या होता है, मैटर किसे कहते हैं। मैटर आपको पता होगा, मैटर को हिंदी में पदार्थ कहा जाता है या इसको द्रव्य कहते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज मैटर, मैटर किसे कहते हैं, तो आप मैटर को डिफाइन करेंगे, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। कुछ भी हो, कोई भी वस्तु हो, अगर वह कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और उसके पास कुछ मास होता है, दैट इज मैटर। एनीथिंग which occupy some space and has mass is known as matter।
कोई भी वस्तु है, अगर वह स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, वह उसके पास कुछ मास है, दैट इज मैटर। एग्जाम्पल याद आए, आपसे कोई पूछ रहे इस पेन मैटर, क्या पेन या क्या ये मार्कर मैटर है कि नहीं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। देख लीजिए मैटर है कि नहीं। आपको बताया गया एनीथिंग विच ऑक्युपाई सम स्पेस एंड हैज मास, कुछ भी हो जिसके पास कुछ मास होगा, जो कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, कुछ स्थान को ग्रहण करेगा, दैट इज मैटर। सपोज करिए कि ये मार्कर दिया गया है, रख दिए, स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है कि नहीं, कर रहा है, जहां रख दिए वहीं इतना स्पेस ऑक्युपाई कर लिया और इसके पास कुछ मास है, दैट इज मैटर। जो स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, जिसके पास कुछ मास है, दैट इज मैटर। ये स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, पेन भी है, चेयर है, टेबल है, दैट इज मैटर। स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, कुछ मास होगा, दैट इज मैटर। और जो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करेगा, इसके पास कुछ मास नहीं होगा, वो मैटर नहीं होता। आप कहेंगे कि ऐसा क्या है जो स्पेस को ऑक्युपाई नहीं कर रहा है और जिसके पास कुछ मास भी नहीं है, तो देखिए आपसे कह दिया जाए कोल्ड, क्या कोल्ड मैटर है? इस कोल्ड मैटर नहीं है। रीजन क्या है? मुझे ठंडी लग रही है, ठंडी कितना लग रहा है डोंट नो, बस लग रहा है, उसको फील कर रहे हैं। जितने भी फील करने वाले होते हैं सभी मैटर नहीं होते हैं, ये मैटर नहीं है। इट इज नॉट मैटर, इट इज ए मैटर बिकॉज इट हैव सम मास and it occupies some space, but cold have no mass and it does not occupy any space, so cold is not matter. cold drink क्या है? cold drink is a matter. कोल्ड ड्रिंक का बॉटल आप देखे होंगे, उसमें 200 ml, 250 ml, 100 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर, 2.25 लीटर, जितना भी कोल्ड ड्रिंक आता है, तो वो जितना जिस बॉटल में रखते हैं, उस बॉटल में स्पेस को ऑक्युपाई किया है, उसका मास भी हमें पता है। तो जिस सब्सटेंस के पास मास होता है, स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं, वो मैटर होते हैं। समझ में आया कि जो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करेंगे वो मैटर नहीं होंगे। जो हम फील करते हैं वो मैटर नहीं है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए एयर मैटर है कि नहीं? एयर क्या है? एयर मैटर है? तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि एयर मैटर है कि नहीं है। तो एयर इज ए मैटर। आप कहेंगे एयर मैटर कैसे है? देखिए इसका एग्जांपल ले लीजिए, 2 बैलून ले लीजिए, दोनों खाली बैलून लीजिए, एक में एयर को फिल कर दीजिए, एक को ऐसे छोड़ दीजिए। आप देखेंगे जिसमें एयर फिल किए रहेंगे उसका स्पेस बढ़ जाएगा, उसका मास भी कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि एयर के पास मास भी है, वह जिस बैलून में भरेंगे उसके स्पेस को ऑक्युपाई कर ले रहा है, सो एयर इज ए मैटर। कोई पूछेगा एयर मैटर क्यों, तो आप बताइएगा एयर हैव सम मास एंड इट ऑक्युपाई सम स्पेस, सो एयर इज ए मैटर। तो गाइस समझ में आ गया होगा यार। अब इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर को, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसको आप देख लीजिए, 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये सब स्टेट ऑफ मैटर कहे जाते हैं, जो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड क्या है? सॉलिड डिफाइन सुन लीजिए ऐसे, ये आपका रिवाइज हो रहा है क्लास 9th का, इसलिए बहुत डीपली नहीं बताएंगे, बस ऐसे ही देखते चले जाइए। सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनिट शेप एंड definite volume, which have definite shape and definite volume, which have definite shape and definite volume. Solid is a state of matter which have definite shape and definite volume. Solid एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर होता है जिनका शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होता है। आप एग्जाम्पल लीजिए चेयर।
देखिए जिस शेप में पहले से है उसी शेप में रहेगा। जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं अप्लाई करेंगे तब तक वो अपने शेप में कोई चेंजिंग नहीं ला सकता है। जिस शेप में है उसी में रहेगा। इसका वॉल्यूम भी उतना है, जितने प्लास्टिक से बना हुआ है जितने ml से उतने ml इसका वॉल्यूम भी रहेगा, ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। तो डिफाइन कर सकते हैं, सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। आगे देखिए लिक्विड क्या होता है। लिक्विड इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम but not a definite shape, which have definite volume but not definite shape। लिक्विड का वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है बट इसका शेप डेफिनेट नहीं होता है। लिक्विड इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। जो लिक्विड होते हैं इसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है बट शेप डेफिनेट नहीं होते हैं। इसका एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपको वाटर दे दिया जाए तो कुछ वाटर को एक ग्लास में रखेंगे आप, तो जिस ग्लास में रखे हैं उसके स्पेस को वो ऑब्जर्व कर ले रहा है, ऑक्युपाई कर ले रहा है। जिस शेप का ग्लास है उस शेप में वाटर भी हो जा रहा है। वाटर को मतलब पानी को हाथ पे गिराएंगे तो हाथ जैसा बन जाएगा, जमीन पे गिरा देंगे जमीन जैसा बन जाता है। तो जहाँ जहाँ गिराएंगे उसके स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, उसके शेप को ग्रहण कर लेगा, उस जैसा बन जाता है। लेकिन अगर हम उस ग्लास में 200 ml वाटर ले लिए हैं, पानी लिए हैं, तो वो पानी का जो वॉल्यूम है वो 200 ml ही रहेगा, उससे कम ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है बट इसका शेप डेफिनेट नहीं होता है गाइस। ये गैस देख लीजिए, गैस भी स्टेट ऑफ मैटर है। थर्ड स्टेट ऑफ मैटर क्या है? गैस का है। गैस क्या होता है? गैस इज ए स्टेट ऑफ मैटर विच इज नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। ना तो इसका शेप ही डेफिनेट होता है और ना ही इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। ना तो शेप डेफिनेट होगा और ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होगा। आप गैस मॉलिक्यूल्स या परफ्यूम तो देखे होंगे, परफ्यूम को आप मारिए तो यहाँ मार रहे हैं वहाँ पहुँच जा रहा है, सभी डायरेक्शन में मूव करता है। तो ना तो इसका शेप ही डेफिनेट होता है और ना ही इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, कुछ निश्चित नहीं होता है। लास्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। प्लाज्मा इज ए पार्टिकल। प्लाज्मा क्या है? ये एक पार्टिकल है। इसी पार्टिकल के प्रेजेंटेशन की वजह से ही सूर्य, तारे, चंद्रमा सब चमकते रहते हैं। आप देखिए सूर्य के खिड़की के, आपके घर के खिड़की से सूर्य का प्रकाश आता है तो कुछ पार्टिकल चमकते नजर आते हैं। वही जो पार्टिकल है दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा के प्रेजेंटेशन के कारण ही सूर्य, तारे, चंद्रमा सब चमक रहे हैं, क्योंकि उनमें प्लाज्मा पाया जा रहा है। लास्ट वाला है BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। कुछ गैस पार्टिकल को कंडेंसेशन करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया गया है। सबसे पहले इसे बोस और आइंस्टीन, दो साइंटिस्टों ने मिलकर के किया था, इसलिए लास्ट वाले स्टेट ऑफ मैटर को क्या कहा गया? BEC कहा गया। गाइस क्लियर हो रहा है? सब 9th में इसको आप पढ़ चुके होंगे, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, आइए केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे मैटर के कितने टाइप होते हैं। तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो गाइस देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस या इसी को कहते हैं मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड कंपाउंड। एलिमेंट को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। कंपाउंड को कई पार्ट में डिवाइड किया है, मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक कंपाउंड में डिवाइड किया गया है। मिक्सचर को भी या इम्प्योर सब्सटेंस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया दिया गया है। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कोलाइडल और सेकंड है सस्पेंशन। और होमोजेनियस में एक ही पार्ट आता है, सॉल्यूशन का पार्ट आता है। सॉल्यूशन को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। आइए पहले समझते हैं कि मैटर के पहला पार्ट क्या है, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ मैटर, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ मैटर। प्योर सब्सटेंस इज अ टाइप ऑफ मैटर, क्लियर कर लीजिएगा। प्योर सब्सटेंस इज अ टाइप ऑफ मैटर which is made up of only one type of particles, only one kind of particles। फिर से देख लीजिए गाइस, प्योर सब्सटेंस इज अ टाइप ऑफ मैटर which is made up of only one kind of particles। प्योर सब्सटेंस एक ऐसा मैटर का टाइप होता है जो सिर्फ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं। only one kind of particles, एक ही टाइप के पार्टिकल से क्रिएट होते हैं। आप देख लीजिए आयरन जो बन रहा है वो सिर्फ एक ही टाइप का पार्टिकल, उसमें आयरन का पार्टिकल है। तो एक ही टाइप के पार्टिकल से क्रिएट होने वाले मैटर को हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहा जाता है, जो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन by any process, that is photolysis, electrolysis, chemical process, heating, cooling, etc। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस का एक ऐसा पार्ट होता है, या एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जिसे हम कभी भी डिकम्पोज या ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, मतलब तोड़ नहीं सकते हैं। किसी भी प्रोसेस से हम एलिमेंट को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, ना तो हीट करके, ना तो कूल करके, ना ही किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम एलिमेंट को डिकम्पोज या ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। ये भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जानते होंगे इसको, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एटसेट्रा। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। देयर आर 3 पार्ट ऑफ एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। सब 9th का रिवाइज हो रहा है, इसलिए बहुत डीपली आपको नहीं बता रहे हैं इसको, बस आप इसको समझ लीजिए एक बार कि ये है क्या। इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ कि ये देख लीजिए। पहला पॉइंट है मेटल का। मेटल किसे कहते हैं? मेटल क्या होता है? मेटल इज एन एलिमेंट, या लिख सकते हैं मेटल्स आर दोज एलिमेंट, metals are those element which is donated one or more electron, which is donated one or more electron to makes या to gives positive ions। metals are those element which is donated one or more electron to make positive ions। metals ऐसे एलिमेंट होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। त्यागने वाले जो एलिमेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एटसेट्रा, ये सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये 1 करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन करता है। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं, डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं,
ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। मेटल की कई सारी प्रॉपर्टियां होती हैं जो हम देख करके समझते हैं कि अगर एक सब्सटेंस दिया गया है उनमें कई प्रॉपर्टी है। वो इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर होता है, वो मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं। तो ऐसे जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम मेटल कहते हैं। ये सारी प्रॉपर्टियां जिनके पास होती हैं। अब नॉन मेटल क्या होता है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। उसको भी डिफाइन करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच इज एक्सेप्टेड वन और मोर इलेक्ट्रॉन। इसको भी समझ लीजिए आप, नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल्स are those element which is accepted one or more electron to make negative ions, for example फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन एटसेट्रा। ये सब नॉन मेटल में आते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच इज डोनेटेड वन और मोर इलेक्ट्रॉन। मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। डोनेट भी क्या बनाते हैं, टू मेक्स पॉजिटिव आयंस। अगर पॉजिटिव आयन बना रहे हैं दैट इज मेटल, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव आयन बनाएंगे तो नॉन मेटल। अब प्रॉपर्टी देखिए कि ऐसे एलिमेंट को हम मेटल कहते हैं जिनके जो इलेक्ट्रिक के गुड कंडक्टर होते हैं, जो मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं। उन सारे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। और जिनके पास ये सारी प्रॉपर्टी नहीं होती है, मतलब वो इलेक्ट्रिक के बैड कंडक्टर होते हैं, वो डक्टाइल नहीं होते हैं, मेलेबल नहीं होते हैं, वो सोनरस नहीं होते हैं, ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। कुछ एक्सेप्शन दिया गया, हम एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं जो इनकी लीगल प्रॉपर्टी में उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। ये नॉन मेटल। लास्ट वाला है मेटलॉइड, उसको ऐसे ही समझ लीजिए, मेटलॉइड आर दोज एलिमेंट विच हैव बोथ प्रॉपर्टीज, मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। जिनके पास दोनों प्रॉपर्टियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। एग्जाम्पल में सिलिकॉन ले लीजिए, जर्मेनियम, ये सारे एलिमेंट कैसे होते हैं, मेटलॉइड के होते हैं जिनके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है। वो इलेक्ट्रिक के गुड कंडक्टर नहीं होते, ना तो इंसुलेटर होते हैं, वो इलेक्ट्रिक के सेमी कंडक्टर होते हैं। दोनों, उनके पास दोनों प्रॉपर्टियाँ होती हैं। गाइस क्लियर हो रहा है? आइए हम समझते हैं कंपाउंड किसे कहते हैं, या कंपाउंड और मिक्सचर दोनों में हम अभी डिफरेंट समझ लेते हैं। आइए देख लेते हैं कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंट होता है। कभी कभार लोग पूछते हैं कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंट होता है, तो उसको आप समझ लीजिए, एक साथ समझ लीजिए। कंपाउंड क्या है, ये एक प्योर सब्सटेंस है, और मिक्सचर क्या है, ये एक इम्प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड देखिए क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। कंपाउंड और मिक्सचर, कंपाउंड क्या है और मिक्सचर क्या है, हम इसी को समझ लेंगे अगर, तो क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर इज अ इम्प्योर सब्सटेंस। डिफरेंट क्या है दोनों में? दोनों में होता यही है, टू सब्सटेंस को हम कंबाइन करते हैं तो जाकर कंपाउंड भी क्रिएट होता है और मिक्सचर भी क्रिएट होता है। तो दोनों में डिफरेंट कैसे समझेंगे, दोनों की डिफरेंस लिख लीजिए पहले, कंपाउंड और मिक्सचर की। When two or more substance combine with each other in fixed ratio is known as कंपाउंड।
दूसरा देख लीजिए, पहले कंपाउंड समझ लीजिए। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन विथ ईच अदर इन फिक्स्ड रेशियो या फिक्स प्रोपोर्शनल, अगर हम टू और मोर सब्सटेंस को कंबाइन कर रहे हैं, उनका जो रेशियो होगा अगर वह फिक्स रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहा जाएगा। और अगर इनका रेशियो फिक्स नहीं होगा तो क्या कहा जाएगा, मिक्सचर कहा जाएगा। जिसकी भी डिफिनेशन देख लीजिए आप, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन विथ each other in any ratio is known as mixture। अब दोनों में डिफरेंट अगर समझ में आ जाएगा आपको तो आज की टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। कंपाउंड क्या है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन विथ ईच अदर इन फिक्स्ड रेशियो। टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को, पदार्थ को कंबाइन करेंगे, इनका रेशियो कैसा होना चाहिए, फिक्स होगा तो कंपाउंड बनेगा। अगर किसी भी रेशियो में कंबाइन कर देंगे तो मिक्सचर बन जाएगा। ये दोनों में एग्जांपल समझ लेते हैं कि फिक्स रेशियो क्या है, एनी रेशियो क्या है और कंपाउंड मिक्सचर में डिफरेंट क्या होता है। समझिए, कंपाउंड किसे कहते हैं, कंबाइन किया जाएगा टू और मोर सब्सटेंस को, लेकिन इनका रेशियो कैसे होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ये हम एग्जांपल ले लेते हैं H2O का। प्योर H2O की बात करेंगे। H2O का रेशियो लीजिए आप। अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन किए, रेशियो हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा वो 2 रेशियो में, ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा, 1, मतलब हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 रहेगा। या कह सकते हैं इसका मास में लेंगे तो हाइड्रोजन का 2 मास और ऑक्सीजन का 16 मास। 2:16 में या 1:8 में भी इसको ले सकते हैं, उसके मास में होगा। लेकिन हम सिर्फ एलिमेंट की बात करेंगे कि 2 रेशियो और 1 रेशियो। 2:1 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन कर दिए तो H2O बन गया। ठीक है, मास फिक्स है। अगर हमें वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए या NaCl चाहिए या H2SO4 चाहिए तो इनका रेशियो फिक्स होना चाहिए। जो एलिमेंट इनमें पार्टिसिपेट करेंगे उन एलिमेंट का रेशियो ऑलवेज फिक्स रहेगा। अगर हम इनके रेशियो को चेंज करना चाहें, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को 2:1 में ना कंबाइन करके 2:2 में कंबाइन कर दें तो ये कंपाउंड ही दूसरा बन जाएगा H2O2, जिसे हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहेंगे। सो गाइस, आप देख रहे हैं कि अगर इनका रेशियो फिक्स रहेगा तो जो कंपाउंड आप चाह रहे हैं वही बनेगा। रेशियो में थोड़ी भी चेंजिंग कर देंगे तो इसमें इसके कंपाउंड ही चेंज हो जाएंगे रेशियो में। इसीलिए कंपाउंड चाहिए तो हमें उनका रेशियो फिक्स रखना पड़ेगा। कंबाइन करेंगे लेकिन दोनों एलिमेंट का रेशियो फिक्स रहेगा। जबकि अगर हम मिक्सचर की बात करेंगे तो इनमें 2 और मोर सब्सटेंस को कंबाइन करेंगे लेकिन का रेशियो फिक्स नहीं होगा। इसका भी एग्जांपल देखिए, अगर हम शुगर और वाटर इन दोनों का मिक्सचर बनाएं तो घर पर हम शुगर वाटर का मिक्सचर क्रिएट करते हैं तो बनाने के लिए हम शुगर या वाटर मॉलिक्यूल्स जो कंबाइन करते हैं उनका रेशियो फिक्स नहीं होता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी हम चीनी को बढ़ा देते हैं, कभी पानी को बढ़ा देते हैं, कभी कम मीठा होता है, कभी अधिक मीठा हो जाता है। तो इनका जो रेशियो होता है उनके रेशियो फिक्स नहीं होते, किसी भी रेशियो में कंबाइन हो सकते हैं। घर पर चटनी बनाते हैं वो भी मिक्सचर में आता है, सैंड वाटर को कंबाइन करिए वो भी मिक्सचर में आता है, क्योंकि इनका रेशियो फिक्स नहीं होता है गाइस। अगर रेशियो फिक्स रहेगा तो कंपाउंड, रेशियो फिक्स नहीं रहेगा तो मिक्सचर की बात करेंगे। अब इतना आज के लिए आपके लिए इतना ही है। अब मिलते हैं आपको से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।